नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे मौसम के दरमियान कई चीजें बदलती हैं, कभी तूफान, कभी बारिश, कभी ओलावृष्टि, लेकिन हम बात कर रहे हैं वज्रपात की। आकाशीय बिजली की जो घटनाएं अचानक बढ़ती जा रही हैं। 2019 31 मार्च से 2020 अप्रैल तक 1791 लोग यानी कि 2000 के आसपास लोगों की डेथ हुई है आकाशीय बिजली गिरने से। आखिर क्यों गिरती है बिजली, क्या है वजह, ये जिक्र करना लाजमी होगा। और क्या बचा जा सकता है इससे, या पहले कोई अलार्मिंग स्टेज आ सकती है कि हाँ हम तुरंत इतना समय मिल पाए, या फिर ये कहें कि किस्मत में यही था। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ वरिष्ठ हमारे सहयोगी हमारे अतिथि वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुद्रदेव पांडे साहब जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर राजस्थान विश्वविद्यालय सियाग साहब, हम महिपाल सियाग साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर राधेश्याम शर्मा साहब जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं पांडे साहब आपके पास आना चाहूंगा जी। ये जब वज्रपात होता है तो कुछ लोगों की डेथ होती है, कुछ झुलस जाते हैं, कुछ लोग अचेत होकर के रह जाते हैं। क्या हमारी बॉडी पर असर क्या आता है इसका? देखिए, जो लाइटनिंग होती है इसका मेजर इफेक्ट जनरली बर्न से लेकर डेथ तक हो सकती है। 10% लोगों में मृत्यु हो जाती है। जो लाइट ट्रेवल करती है 300 किलोवाट की पावर होती है मोस्टली, और 50,000 फ़ारेनहाइट तक का टेम्परेचर रेज हो जाता है। तो नॉर्मल बर्न से लेकर पेशेंट को स्ट्रोक आ सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, आंखों में जा सकती हैं, कान का पर्दा जा सकता है। मोस्टली कॉज ऑफ डेथ जो होता है सडन कार्डियक डेथ होता है। हार्ट का सर्कुलेशन रुक जाता है, जो बिजली के सर्किट्स होते हैं हार्ट में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू ट्रेवल कर जाती है, जिसके कारण आकस्मिक मृत्यु हो जाती है पेशेंट की। जो है मसल्स के थ्रू ट्रेवल करती है, बोन्स रेजिस्टेंट होती हैं, तो मायोग्लोबिन रिलीज हो जाता है, रेब्डोमायोलिसिस कहते हैं हम लोग। वो जाके किडनी को ब्लॉक कर देते हैं। तो लॉन्ग टर्म जैसे पेशेंट सर्वाइव भी कर गया इनिशियल, तो 2 से 3 दिन में वो इफेक्ट आने लग जाते हैं और किडनी डैमेज हो जाती है, पेशेंट एक्सपायर हो सकता है। तो ये बड़े सारे पोस्ट इफेक्ट्स भी आ सकते हैं। जी, तभी मोस्टली पेशेंट जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी के जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, उनको हम 1 या 2 दिन एडमिट रखते हैं पेशेंट को लॉन्ग टर्म इफेक्ट जानने के लिए। जो सडन इफेक्ट्स है मोस्टली वो कार्डियक अरेस्ट के कारण मृत्यु होती है पेशेंट की। जी सियाग साहब आपके पास आना चाहूंगा मैं। जी सर। जब भी हमें अभी तक जो एक आम भाषा हम देखते हैं कि बिजली कड़कड़ाती है, आकाश में बादल जब कड़कड़ाहट करते हैं, बिजली चमकती है, तो उसी को माना जाता है। हम इसकी थोड़ा सा डेप्थ में, क्योंकि एक इश्यू ये है कि करीब 40 लोग उत्तर प्रदेश में, 22 लोग राजस्थान में एक इस तरह की मौत का ग्रास बन गए जिससे बचा जा सकता था। कुछ लोग कहते हैं कि किस्मत है, कभी भगवान अपने हाथ में नहीं लेता है, मौत का कारण कोई ना कोई तो होता है। ये सब चीजें हैं, लेकिन इसकी तह में जाना चाहेंगे कि वजह क्या रहती है और क्या इसे कभी बचा भी जा सकता है? ये जो सबसे पहले मानसून में शुरुआत की जो बरसात होती है उसमें ऐसा होता है। ये जब आपने देखा होगा कि मार्च अप्रैल में जब बारिश होती है तब इस तरह के बादल कड़कते हैं और बिजली गिरती है। इस बार राजस्थान के अंदर, स्पेशली जयपुर के अंदर बारिश है, ये पहली बारिश हुई है। और इसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव, जो इसके अंदर जो बिजली के जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं वो मिलते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि नॉर्थ की तरफ से जो हमारा जो 2 तरह का मानसून आता है, एक तो अरब सागर वाला, एक बंगाल की खाड़ी वाला। तो अरब सागर वाला मानसून की इफेक्ट हुआ, वो जयपुर के अंदर करीब 4-5 बजे आया, तो बारिश नहीं कर पाया। और जो हमारा जो बंगाल की खाड़ी वाला मानसून है, यानी पूर्व की तरफ जो आया, जयपुर के शहर में पूर्व की तरफ आया, वो मानसून दोनों टकरा गए। यानी जो मानसून जो पश्चिम की तरफ जो हमारा जो आ रहा था उत्तर की तरफ से जयपुर के अंदर, यानी जो अरब सागर वाला आ रहा था वो जाने की कोशिश कर रहा था, और ये दोनों अरब सागर वाले मानसून की जो शाखा और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है, दोनों आपस में टकराए। और टकराने से दोनों के जो बादल थे वो आपस में टकराए, और एकदम से इनमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो एनर्जी होती है,
जो इसके लिए ये बिजली कड़कती है, ये बनती है, ये इसके लिए एक पहली बार मैंने ये देखा कि मैं बाहर ही काम कर रहा था अपने गार्डन में, यूनिवर्सिटी में रहता हूँ, मैंने देखा कि ये बारिश के दोनों बादल टकराए और 3 तरह के इसमें जो बिजली जो पैदा होती है, एक तो आपस में बादल ही टकराता है, उसमें कम नुकसान होता है। दूसरा क्या होता है कि दोनों बादल आपस में, 2 बादल कोई टकरा गए आपस में, जैसे कहते हैं कि बादल का फटना, जैसे उत्तराखंड में त्रासदी हुई थी बहुत सालों पहले और अभी कल भी हुई है। तो ये एकदम से जो आपस के अंदर दोनों बादल टकराने से जो स्थिति पैदा हुई, नेगेटिव और पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है जो आपस में मिलने से ये हुआ कि यहाँ त्रासदी हुई और ये स्थिति कल ही पैदा हुई, जिससे कि ये आपने देखा कि करीब 35-40 सालों में ऐसे जयपुर के जिले में और राजस्थान में बहुत ही कम हुआ है, होता है लेकिन कम हुआ है। हम बचपन में भी देखते थे कि काफी खेतों में हम रहते थे, बड़े मुश्किल से ऐसे होता था। तो उस समय क्या है कि इस समय जो परिवर्तन हो रहा है, जलवायु का परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये एक इसका महत्वपूर्ण कारक है। और तो सियाज साहब, इससे हालात और आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह की घटनाओं से तो हम अभी इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो जिस तरह से हम जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं, एल नीनो इफेक्ट है या चाहे दूसरे हों, पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो ये इससे भी कोई इसका संबंध है? हाँ, जलवायु परिवर्तन का भी चेंज है इसमें। आपने देखा होगा कि इस बार मानसून है वो कई 50 सालों में ये मानसून इस बार जयपुर के अंदर स्पेशली लेट आया, नहीं तो 1 जुलाई के आसपास तो जो बरसात होती, चूरू झुंझुनू इधर होती थी। आजकल इसका उल्टा इफेक्ट हुआ, चूरू झुंझुनू सीकर जो वेस्टर्न राजस्थान में तो बारिश हो रही है वो पहले हो गई, आज से 15 दिन पहले, और जयपुर में 15 दिन बाद में हो रही है। तो ये जलवायु परिवर्तन है। और आपस के अंदर जो मूल कारण, जब कल बिजली गिरी, इसका तो है आपस में दोनों शाखाएं, जो मानसून के जो बादल थे वो आपस में टकराए और टकराने से ये टकराहट पैदा हुई, उससे ये नुकसान हुआ, जान माल का नुकसान हुआ। आपने देखा होगा मंदिरों में शिव का एक वो लगा के रखते हैं, अपने शिव वाला त्रिशूल टाइप है, और जितनी भी इंस्टीट्यूट है, चाहे यूनिवर्सिटी हो, बड़ी हो, स्कूल हो, उसके अंदर जो बिजली, आकाशीय बिजली गिर रही है, उसका एक सेफ्टी सर्टिफिकेट सरकार देती है, तभी आप संस्था चला सकते हो। तो ये संस्था के अंदर भी गिर सकती है, इसलिए बड़े जो इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल है, अपने स्कूल है, कॉलेज है और दूसरे जो व्यापार सेंटर है, वहां भी गिर सकती है। लेकिन बिजली के लिए सेफ्टी जो मेजर्स लिए जाते हैं, वो ऊपर से बिजली अगर गिरी तो वो नीचे जमीन में चले जाएगी, आपको कोई नुकसान नहीं करेगी। जी बिल्कुल, तो ये कुछ ध्यान रखने की बात है ये। लेकिन अगर ऊंची कोई बिल्डिंग है तो उसके लिए आप अगर बहुत ही नीचे किसी छोटी बिल्डिंग में हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अभी जो घटना है उसका अगर हम जिक्र करें, तब ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी जगह पेड़ के नीचे ना खड़े हों। आप अगर कोशिश करिए कि जब बिजली गिरने की स्थिति बन रही हो, चमक रही हो, कड़कड़ाहट हो रही हो, तो आप घर में रहें, ऐसी जगह पे रहें जहां आपको सेफ महसूस कर सकें, हाँ यहाँ पे मैं ठीक हूँ। तो ऐसी कुछ जगह होती थी, बचपन में हम सुना करते थे कि कोई सांप था, उसके ऊपर बिजली गिर सकती है। ऐसा मैं कभी घटनाएं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन अब तो सांप हो, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, कहीं पे भी लगता है कि 200 बकरियां मर गई, चरवाहा मर गया। इस तरह की घटनाएं, उत्तर प्रदेश में 40 लोग मर गए। ये कुछ इस तरह की प्राकृतिक आपदा है जो बढ़ती जा रही है। सियाज साहब, एक सवाल और होगा मेरा यहाँ आपसे कि ये आपदाएं जिस तरह से आप बता रहे हो कि जलवायु परिवर्तन, तो इस लिहाज से तो फिर ये आपदाएं तो बढ़ती रहेंगी। अब तो इस पे कुछ सेफ्टी मेजर्स के लिए कोई हम रिसर्च कर रहे हैं, या फिर उसका, जैसे भूकंप पे मैं पता चला कि कुछ रिसर्च चल रही है कि क्या उसकी पहले से 8 हो सकती है। आज तो हम ये कह करके चलते हैं कि कुछ जानवरों को इसकी का एहसास होता है, चिड़ियों को, पक्षियों को इनको एहसास होता है, कहना है, लेकिन कोई भी इसमें साइंस की कोई पुष्टि नहीं होती है कि हाँ ऐसा होता है भूकंप आने पर। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम पहले से कुछ इस तरह की मानसिक रूप से तैयार रहें कि हाँ इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, जैसे तूफान का पता चल रहा है? देखिए, इसमें जो सरकार ने, जो मौसम वैज्ञानिक हैं, उन्होंने चेतावनी दी थी, ये अलग अलग रेड, येलो, इस तरह का जो अपने अलर्ट जारी करते हैं कि अपने घरों में रहें। और इस तरह के ये हमारे यहाँ काफी सुनामी का भी कर रखा है, यहाँ भी जो बारिश का भी कर रखा है, ओला, इनके पहले चेतावनी जारी की जाती है, तो उसको अपने को ध्यान रखना चाहिए। जैसे तूफान आता है, तूफान का भी आजकल, तूफान के भी बहुत सारे
इफेक्ट होने लग गए। पश्चिमी राजस्थान में 3-4 साल पहले इतना बड़ा तूफान आया था, जो जो उसके अंदर ये जैसे घर में लौटा है तो 5 किलोमीटर दूर चला गया, थाली भी उड़ के चली गई। तो इसकी भी जारी चेतावनी मौसम वैज्ञानिक हमारे भारत सरकार के पास है, पुणे में संस्था है, इसका मुख्यालय है, ये समय समय पर जारी करता है। तो अपने जैसे मछुआरों को भी हम देते हैं, चेतावनी देते हैं कि वहाँ ये सुनामी आ रही है, तूफान आ रहा है। तो अभी 2 अपने आए, दोनों तरफ ही आए, गुजरात के तट पे भी आया और इधर मद्रास वाले तट पे भी आया, बंगाल पे आया। तो ये चेतावनी समय समय पर जारी की जाती है। तो इसका हमारे पास है, ऐसी बात नहीं, हमारे पास है, इसकी थोड़ी प्रसारण और प्रचार करने की जरूरत है। तो यानी कि जब अलर्ट जारी करते हैं, रेड है, येलो है, ग्रीन अलर्ट, जैसे भी अलर्ट होता है, तो उस पे थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। येलो अलर्ट है तो इसका मतलब आप थोड़े डेंजर जोन में जा रहे हैं और आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि अभी नहीं तो आने वाले वक्त में, जैसे आज तूफान का अलर्ट होता है तो आपको लगता है कि जो कोस्टल एरिया है उससे बचना चाहिए, जाने के लिए मछुआरों को रोक दिया जाता है, वहां पे तूफान से परेशानी हो सकती है। तो आने वाले वक्त में कुछ इस तरह की, क्योंकि अभी ये बहुत बड़ा नुकसान है और इससे बचना दोनों ही बहुत जरूरी भी है। तो क्या वास्तव में आने वाले वक्त में कुछ अलर्ट के साथ साथ सरकार को बड़े रूप में इसके लिए आगाह करना चाहिए कि अगर जरूरत नहीं हो कहीं बाहर निकल के तो अपने घर में रहें, इस समय से इस समय तक आपके यहाँ पे स्ट्रोम हो सकता है, इस समय तक आपके यहाँ बिजली की स्थिति पैदा हो सकती है, कुछ ऐसे अलर्ट जारी करने चाहिए? हाँ, सरकार को, मैंने कहा ये सरकार को अलर्ट करती है सरकार, लेकिन अब ज्यादा बढ़ चढ़ के उसको करना चाहिए। जैसे पेपर में ऐड देना है, टीवी में अब ऐड वक्त देना आ है, गया। कुछ पहले तो ये बातें मान के करनी है। चलते थे कि किसी को पैनिक करने से बचा जाना चाहिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि वक्त आ गया कि एक एक दिन में अगर 70-70 लोग मरते हैं तो लगता है कि इस ओर गौर करना चाहिए। मैं आऊंगा सियाग साहब वापस आपके पास में, पांडे साहब के पास जाना चाहूंगा। पांडे साहब, इस तरह की जो पोजीशन होती हैं, इसमें अगर कहीं हम ये मान के चल सकते हैं कि हमें कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अपने आप को इस तरह से सेफ रख सकते हैं, बचा सकते हैं अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं तो? जैसा सर ने कहा कि मोस्टली ये हाइट वाली बिल्डिंग्स पे, टावर्स पे आता है, पेड़ के नीचे आता है, खुले में नहीं आता है। लेकिन यदि बाई चांस बिजली लग आपके ऊपर गिर गई है आस पड़ोस में, तो सबसे पहले आप एक बार जरूर आसपास जो भी स्वास्थ्य केंद्र हो उस पर जरूर जाएं, क्योंकि मैंने जैसे बताया आफ्टर इफेक्ट्स बहुत आते हैं। यदि बाई चांस कार्डियक अरेस्ट आ गया है किसी पेशेंट को, तो मानिए कार्डियोपल्मोनरी रिसर्सिटेशन बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, सीपीआर, इसकी ट्रेनिंग मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग आजकल इंस्टीट्यूशंस को देते हैं, नए छात्रों को देते हैं। यदि आपके ग्रुप में से 1 या 2 जनों को भी वो तरीके से आता है, तो काफी हद तक कम से कम 20-30% लोगों की जान बचाई जा सकती है, क्योंकि ओवरऑल वो पेशेंट हेल्दी होता है जिसके ऊपर बिजली गिरी है। टाइम बीइंग की बात है, हार्ट को रिससिटेट करना है, दोबारा निकालना है, तो प्रॉपरली यदि सीपीआर की ट्रेनिंग दे दें हम लोग, जो हर जगह काम आती है, नॉर्मल एक्सीडेंट में भी काम आती है, तो ये बिजली का इफेक्ट्स है, कुछ हद तक वैसे भी मृत्यु दर को हम लोग कम कर सकते हैं। यदि आपको बिजली गिरी है तो एक बार, यदि टाइम है, पेशेंट कॉन्शियस है, अलर्ट है, तो एक बार जरूर हॉस्पिटल जाएं। ये ना सोचें कि अब बिल्कुल ठीक हूं मैं, बाकियों के हो गया, क्योंकि लॉन्ग टर्म इफेक्ट आते हैं। पेशेंट की किडनी डैमेज देखी गई है, एरिथमिया बोलते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग हार्ट के अंदर जो सिस्टम है वो हो सकता है दोबारा भी, और पेशेंट सडन कार्डियक डेथ घर पे भी हो सकती है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। पेशेंट के लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस हो सकती है। तो एक बार कंसल्ट जरूर कर लें यदि कोई इफेक्ट हुआ है तो। बचने के लिए जैसा मैंने बताया, सर ने बताया कि इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। सियाग साहब, यहाँ पे पर्टिकुलर अगर किसी जगह पे, क्योंकि जैसे भूकंप का भी केंद्र बिंदु होता है, इसी तरह से जहाँ पे बिजली गिरती है वो भी एक कोई ना कोई एक जगह होती है कि वहां आकर के गिर रही है। और क्योंकि ये बताया जाता है कि भूकंप आता है तो हमारी जो 7 जो चट्टाने हैं वो जब टकराती हैं तो उससे जो ऊर्जा बनती है, उससे जहाँ पे धरती पे भी उस तरह के असर आ जाता है और वही उसका केंद्र बिंदु बन जाता है। इसी तरह से बादल, पर्टिकुलर जहाँ पे बिजली गिर रही है, तो बादल टकराने का हो या फिर वहां जिस तरह की भी स्थितियां बनती है वो पर्टिकुलर पॉइंट पे बनती हैं वो? देखिए, ये जो परमानेंट विंड सिस्टम है वर्ल्ड के अंदर जी, ये अगर नॉर्मल चलता रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही आप देखें कि ये दक्षिणी जो है हमारा, जो हिंदू, ये विश्व में दक्षिणी का जो हिस्सा है, दक्षिणी अक्षांश में है, वहां एक
कहाँ कोई बैरियर नहीं है, तो वहां एक जो लहरें चलती है उसको गजरता चालीसा कहते हैं, भयंकर अपनी वो लेके आती है। तो यहाँ ऐसा हमारे उसके अंदर नॉर्थ की तरफ नहीं है ऐसा। तो यहाँ पर आप देखें कि जो राजस्थान में तो कभी कभी ये स्थिति बनती है कि जब आपका दोनों तरह का, क्योंकि हमारे पास में तो पैरेलल निकल जाती है, जो अपने जो बंगाल की अरब सागर का मानसून है वो पैरेलल निकल जाता है, हमारी ये जो पहाड़ी है अरावली इसको रोक नहीं पाती है, और जो बंगाल की खाड़ी का आता है वो नॉर्थ ईस्ट में टकरा कर वापस हमारे यहाँ आता है, तो बारिश है वो वहां पर जो ह्यूमिडिटी है कम हो जाती है। ये कभी कभी होती है कि एकदम से ही आपका बंगाल की खाड़ी का अरब सागर का है वो आपस के अंदर वो जो बादल एक साथ में आए और आपस में टकरा गई। ये राजस्थान में तो रेयर केस में ही है, ये करीब 50 सालों में ऐसा हुआ होगा। जी, लेकिन बिजली गिरने की घटनाएं तो कई बार सुनने को मिलती हैं, अब कुछ ज्यादा आने लग गई हैं। पहले इतनी नहीं सुनाई आती थी। आप सही कह रहे हैं कि कोई एक दो केस कहीं सुनाई आता था तो पूरे राजस्थान में उसकी चर्चा होती थी कि अच्छा फलाने जिले के फलाने गांव में बिजली गिरी, वहां एक आदमी मर गया। लेकिन अब तो बहुत ज्यादा घटनाएं होती हैं कि आए दिन किसी न किसी तरह से कभी ना कभी कोई घटना हो रही है सामने। और क्योंकि चिंता इस बात को लेकर के है कि क्या हमें कोई सिस्टम को डेवलप करने पे गौर करना चाहिए। एक बात तो ये निकल करके आ रही है कि मौसम विभाग अलर्ट जारी करता है तो जिसपे हमें गौर करना चाहिए, उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चलिए, मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ राधेश्याम शर्मा साहब जुड़ गए हैं। शर्मा साहब, आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस तरह के जब केसेज होते हैं बिजली का गिरना, हम पहले किसी तरह की कुछ चेतावनी जारी कर सकते हैं इसको लेके? जी, आप सुन पा रहे हैं राधेश्याम जी मुझे? आजकल जो है पिछले 2-3 सालों से जरूर लाइटनिंग के लिए काफी एडवांस हुई है। कुछ मॉडल्स भी हैं जो ये इंडिकेट करता है कि अगले 2-3 दिनों के लिए कौन से रीजन ऐसे हैं जहां पे लाइटनिंग स्ट्राइक या ज्यादा। शर्मा साहब, आपकी आवाज आपकी क्लियर नहीं आ पा रही है। आप ईपी हटा दीजिए, मेरे ख्याल में ईपी हटा दीजिए आप, तो शायद क्लियर आ पाएंगे। आप उसमें से अपने सिस्टम से भी हटा दीजिए, उसको क्लिप कर हटा दीजिए उसकी सवाल। जी, अब बोलिए सर। जी शर्मा साहब, कंटिन्यू करिए। जी हाँ, क्या अभी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है। जी, मैं ये कहूंगा कि देखिए पिछले 2-3 आपने म्यूट कर दिया सर, सिस्टम म्यूट हो गया आपका। कौन से ऐसे हॉट स्पॉट या ऐसे कौन से रीजन है जहाँ पे लाइटनिंग पॉसिबिलिटी है। और दूसरा जो है वो तात्कालिक रूप से यदि कहें कि नेक्स्ट 2 to 3 आवर्स के लिए पर्टिकुलर कौन सा रीजन है, कौन सा स्पेसिफाइड एरिया है जहाँ पे लाइटनिंग की पॉसिबिलिटी है, तो ये एक इंडिकेशन जरूर दिया जा सकता है। आजकल जो सेंसर बेस्ड जो ऑब्जर्वेशन है, सेटेलाइट डाटा पे मर्ज करके हमारा डाटा भी अवेलेबल है, तो कहने का मतलब है कि काफ़ी प्रोग्रेस है पिछले 2-4 सालों से, लेकिन स्टिल ये कह पाना एक चैलेंज है कि जयपुर शहर में लाइटनिंग स्ट्राइक होगा तो कौन से पर्टिकुलर क्षेत्र में होगा, कि वो प्रताप नगर में होगा या आमेर के क्षेत्र में होगा या कोई दूसरे क्षेत्र में होगा, इतना अभी भी कह पाना, और किस लोकेशन पे एग्जैक्ट होगा ये अभी भी चैलेंज है। लेकिन हम सिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं सर कि जयपुर है या अलवर है, दौसा है या कहीं पे भी, या उस प्रदेश को या पर्टिकुलर को रीजनल एरिया को, ऐसे कुछ हम उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ यहाँ कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। आपका आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। राधेश्याम जी, सवाल मेरा ये है कि क्या हम पर्टिकुलर किसी एरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? चलिए उस लोकेशन को नहीं करें कि जैसे जयपुर है, जयपुर में कहीं पे भी आ सकती है, या राजस्थान है या एक संभाग है, इस तरह की लोकेशन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वॉइस आ रही है किसी के यहाँ से बहुत ज्यादा। जी, किसी के यहाँ पे फैन चल रहा है, उसको बंद कर दीजिए, उसकी आवाज आ रही है ये। जी राधेश्याम जी, हाँ राधेश्याम जी वापस हमारे साथ में जुड़ेंगे, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है उनके पार्ट पे। सियाग साहब, ऐसा कुछ जैसा भी राधेश्याम जी कह रहे थे कि ये कुछ इस तरह की स्थितियां जो बनती हैं वो बताई जा सकती है, लेकिन पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आइडेंटिफाई होना बहुत मुश्किल है। तो हम ये तो अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रदेश में या उस जिले में या संभाग क्षेत्र है उसमें कहीं पे इस तरह के हालात बन सकते हैं, क्योंकि सैटेलाइट के जरिए ये लोग जो पिक्चर लेते हैं कि
इस वक्त बादल जो हैं उनका मूवमेंट इस तरह से, आपने कहा कि दो बादल जब टकराते हैं तो इस तरह की स्थितियां भी बन सकती हैं, बनती हैं। तो ये हालात तो अपन देख सकते हैं कि हाँ, जयपुर पे बादल मंडरा रहे हैं। अब ये जयपुर में टकराव आमेर में होगा कि झोटवाड़ा में होगा कि एयरपोर्ट के पास होगा, ये चलिए, लेकिन एक पर्टिकुलर वहां के लोग एक अलर्ट तो रह सकते हैं। ऐसी स्थितियां तो हम बता सकते हैं। देखिए, सैटेलाइट से पिक्चर जो लेती जाती है, जैसे अपन ने मोबाइल पे डिस्प्ले हो रहे हैं, ऐसे सैटेलाइट से का जो कैमरा, उसको सेंसर कहते हैं। तो सेंसर से पिक्चर ली जाती है कि कौन से कहाँ से बादल का मूवमेंट कैसा है, कैसे है, ये लिया जा सकता है। और अमेरिका के पास में टेक्नोलॉजी है, हमारे पास भी है, लेकिन हमारी सरकार इस पे ध्यान नहीं देती है। हमारी ग्लेशियर पिघलेंगे, बाढ़ आएगी, वो भी हमारे पास में सब टेक्नोलॉजी है, लेकिन मॉनिटरिंग नहीं है। भारत सरकार और राजस्थान सरकार और दूसरे जो सैटेलाइट जो राज्य है, उन पे सब जगह रिमोट सेंसिंग का सेंटर है, अपने जोधपुर के अंदर है, तो ये रीजनल सेंटर है, देहरादून में है, ऐसे पूरे भारत में है, लेकिन उसको ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और सरकार उनकी वो नहीं, उनकी सलाह भी नहीं मान रही है। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ पर ये पहले ज्योग्राफी में यहाँ लेक्चर रहे थे एक शर्मा जी, वो JR शर्मा, वो जोधपुर सेक में काम करते थे और उनके एडवाइजर थे। तो उस समय ऐसे ही एडवाइजर रखे तो पूरा ये कम से कम ये बादलों का मूवमेंट, हवा का मूवमेंट, ये सब पता चल सकता है। और ये 2 घंटे 4 घंटे पहले वार्निंग है दी जा सकती है। ये कोई मेहनत नहीं करना चाहता। मैं तो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ, सरकार मेरा ट्रांसफर नहीं कर सकती, इसलिए मैं बिल्कुल सही बोलता हूँ। और मैं इसका जो थोड़ा बहुत, मैं इतना तो नहीं कह सकता, मैं जानता हूँ सैटेलाइट इमेजरी का भी मैं वो इंटरप्रिटेशन कर सकता हूँ। मुझे ये भी पता है सैटेलाइट इमेजरी कहाँ से मिलती है। अगर पैसे मैं लेकर अमेरिका से लूंगा तो मुझे ये बिल्कुल, मैं भी इसका वो कर सकता हूँ, इसका फोरकास्ट कर सकता हूँ मैं कि ये जी बिल्कुल टकरा रहे हैं इसका। चलिए राधेश्याम जी, समय कम है, मैं राधेश्याम जी के पास जाना चाहूंगा। राधेश्याम जी, हम इस रिजल्ट पे पहुंचना चाहते हैं क्योंकि 22 लोग राजस्थान में, 40 लोग उत्तर प्रदेश में, एक साथ इतनी डेथ होना, लोग पैनिक होते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि हम कैसे बच सकते हैं इससे। क्या पहले उन्हें को अलर्ट किया जा सकता है? जी जी, क्या सबसे पहले तो आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, कंटिन्यू करिए आप। बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म का जो इवेंट है, इसका जो लाइफ साइकिल देखें तो मुश्किल से 2-3 घंटे का किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होता है, मतलब शॉर्ट लाइफ फिनोमिना है। और शॉर्ट लाइफ फिनोमिना के लिए काफी मॉडल्स भी आजकल डेवलप हैं। इसके अलावा रियल टाइम ऑब्जर्वेशन की भी बात करें तो रडार और सैटेलाइट जो है वो भी है। और लाइटनिंग के लिए स्पेशली मैं कहूंगा कि ग्राउंड बेस्ड सेंसर्स भी है और कुछ यूरोपियन सैटेलाइट भी अवेलेबल है जिसमें सैटेलाइट बेस्ड सेंसर भी है। तो काफी एडवांसमेंट हुआ है। दामिनी ऐप की भी मैं बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का एक ऐप है जो हर एक आम पब्लिक जो है अपने मोबाइल में यूज कर सकता है और अपने आसपास थंडरस्टॉर्म डेवलपमेंट या लाइटनिंग पोटेंशियल कितना डेवलप हुआ है, किस तरह। जी शर्मा साहब, एक सवाल मेरा होगा यहाँ पे आपसे, एक सवाल मेरा आप पे, समय कम है, मैं एक सवाल जरूर जानना चाहूंगा। ये बहुत सारे दर्शकों के फोन आ रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि क्या मोबाइल फोन के जरिए भी हम इस तरह का शिकार बन सकते हैं? देखिए, मैं ये कहूंगा कि ये एक रिसर्च का मुद्दा है वास्तव में, क्योंकि एक स्टडी में ये जरूर रिफ्लेक्ट हुआ है कि मोबाइल उपयोग यूज में करते वक्त ऐसा हादसा हो गया है, लेकिन ये वास्तव में इसका क्या रिलेशन है, ये एक रिसर्च का मुद्दा है। एग्जैक्टली इस विषय पर कह पाना बड़ा मुश्किल है। जी चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। बहुत ही एक ऐसा मुद्दा है कि जिस पे हमें चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि एक अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी है। नॉन पॉलिटिकल इश्यू है। सारे हमारे अधिकारी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो चलिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर कहीं पे कोई वार्निंग या आपको अलर्ट जारी किया जाता है तो उसे नजरअंदाज ना करें। समय आ गया है कि अगर अलर्ट किसी भी तरह के जारी होते हैं तो उस पर गौर करना चाहिए ताकि हम बच सकें। केवल हम यही है कि परमात्मा की इच्छा यही है कि यही होना था, ये तो अंतिम उपाय है, लेकिन हम कोशिश करें, साइंस के युग में है, कि अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो हम उससे बच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।